आप सभी का पारिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अभी हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनमें क्या-क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हम कर रहे हैं बेसिक टू मास्टर कोर्स। हमने न्यूक्लियर को बेसिक से स्टार्ट किया है 12th क्लास से, और हम इसको लेके चलेंगे मास्टर डिग्री तक। पहले हम बेसिक में 12th क्लास वाला पहले हम करेंगे, और 12th क्लास वाले को बेस बना के फिर हम मास्टर डिग्री तक का करेंगे। फिर हम ग्रेजुएशन तक जाएंगे, ग्रेजुएशन से मास्टर तक जो भी होगा हम उसको सिर्फ एक साथ मिला के लिखेंगे। लेकिन 12th तक हम जो है उसको हम पहले हम करेंगे, जो भी उसका बेस बनेगा, जो भी बेस बन रहा है उसको 12th तक का हम करेंगे पहले। चाहे वो अल्फा डी के हो, बीटा डी के हो, रेडियो एक्टिविटी हो, हम उसको कर रहे हैं ताकि हमें एक पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और उसके बाद में हम मास्टर डिग्री तक जाएंगे। और मास्टर डिग्री में आगे जो अल्फा डी के, वो बीटा डी के, गामा डी के आते हैं, उनको फिर उसी लेवल के हिसाब से भी करेंगे। ताकि ये जो सीरीज चल रही है उसको 12th क्लास वाले बच्चे भी पहले के 3-4 लेक्चर जो है वो देख के अपना काम कर सके। तो अभी तक हमने न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं और बाइंडिंग एनर्जी वगैरह हमने पढ़ लिया है। तो एक हमने एक इसमें टॉपिक करवाया था एनर्जी मास रिलेशन का। एनर्जी मास रिलेशन हमने इसका जो न्यूमेरिकल है वो नहीं करवाए थे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, या फिर इनको एक दूसरे को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने बाइंडिंग एनर्जी में इनका रिलेशन बतवाया था, वो तो हमारा हो गया। लेकिन जब हमारी ये बात आती है कि अगर हमारा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि एक एटॉमिक मास को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, ये क्वेश्चन आ जाए। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 ग्राम जो हमारे पास मास है, और उसके लिए इक्विवेलेंट एनर्जी का मान कितना होगा, या फिर 1 किलोग्राम के लिए अगर हमारे पास आ जाए तो उसके लिए हमारे पास इक्विवेलेंट एनर्जी का मान कितना होगा। ये हमने अभी तक सीखा नहीं है। तो आज हम पहले क्या करेंगे, आज हम पहले मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि उसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। देखो, हम ये जानते हैं कि E बराबर होता है mc²। ये है आइंस्टीन की एनर्जी मास रिलेशन इक्वेशन बोल सकते हैं उसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे जो इजी वाला पार्ट है उसको हम करते हैं कि एक एटॉमिक मास, जिसको हम 1 AMU भी लिख देते हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है। ये हमारा मास है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एनर्जी के अंदर। तो हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है mc²। तो m का मान हमें दे रखा है 1U। तो 1 एटॉमिक मास, इसका मान कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और किलोग्राम। आगे क्या है C, तो हम C का मान भी हम जानते हैं, ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या है होल स्क्वायर। जब इसको हम मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो इसका जो भी मान आता है आप इसको गुणा करके देख लेना, जितना भी मान आता है। तो आगे आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो मान है यह होता है हमारे पास जूल का, ठीक है, ये जूल का मात्रक है। तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आएगी आप इसको करके देख लेना, तो वो जो हमारी आ जाएगी जूल में। लेकिन हमें जो लगभग जो चीज़ें दी गई होती है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, वो दी गई होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, है ना। जैसा कि हमने बाइंडिंग एनर्जी वाला देखा था, तो बाइंडिंग एनर्जी हमें किस में दी गई थी, वो दी गई थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। जूल के लिए हम जानते हैं कि जूल को जब हम देखो, जूल को जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर जो भी मान आएगा, मान लेते हैं कि x मान आया, तो इस x में क्या कर दूंगा मैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का जब भाग लगा दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, देखो जब इसका जब वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9315 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये करके देख लेना कितना आता है कि नहीं आता है। अब मुझे क्या करना है, इसको
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से क्या करूँगा, मेगा का मतलब क्या होता है, इस मेगा का मतलब है 10⁶। तो 10⁶ को मैं अलग ले लूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा, देखो इसको कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 9315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आया, आप जब मैथमेटिशियन हो तो आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि जब m का मतलब 10⁶ है, तो मैंने यहाँ से 10⁶ थी, मैंने उसको सिर्फ m से लिखा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है। तो ये क्या कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि एक एटॉमिक मास है, उसको जब मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा तो ये आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा उसकी एनर्जी। यह है कन्वर्जन। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सवाल में सीधा दे दिया जाता है कि किसी न्यूक्लियर का 2 एटॉमिक मास है और उसको सीधा एनर्जी में इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। तो हम इसको सीधा कैसे पुट कर सकते हैं एनर्जी की जगह पे। तो देखो ये है मास, ये हमारी एनर्जी, तो E बराबर होता है mc², है ना। तो हम जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास ये एनर्जी है ना। तो यहाँ देखो E बराबर है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर m का मान इसके लिए है एक एटॉमिक मास, और ये है c²। c का c² सीधा पड़ा है हमारे पास। तो एक U जो है वो बराबर होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ये c² इधर ले जाऊंगा तो ये c² यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर जो c है वो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि ये स्पीड ऑफ लाइट ही है जिसके अंदर इंक्लूड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मान यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर हमें कहीं पर भी अगर एक एटॉमिक मास को अगर एनर्जी में कहीं भी पुट करना हो तो उसकी जगह हम पुट करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ये हमारा क्या है, इसके ये इक्विवेलेंट है। तो इसी प्रकार आप 1 ग्राम के लिए भी आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 किलोग्राम के लिए भी कर सकते हैं। तो आप ये खुद करके देख लेना, आपके लिए होमवर्क है। तो अब हम आगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में अध्ययन करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी, देखो रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी है वो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। और ये जो इनकी डिस्कवरी है वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। ये इसकी खोज नहीं कर रहे थे, ये जो बेक्यूरेल थे वो रेडियो एक्टिविटी की खोज नहीं कर रहे थे, बल्कि ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने ये गलती से इसको खोजा था। तो इसके लिए भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि हेनरी बेक्यूरेल ने जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसको अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने ये देखा, उनको पता नहीं था कि रेडियोएक्टिव है। तो उन्होंने क्या किया, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया और इस प्रकार का एक ब्लैक हमारे पास कुछ पेपर था, उसके अंदर उसको रखा और उसको से लपेट दिया। लपेटने के बाद इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक सिल्वर की फॉइल भी लगा दी, एक सिल्वर की फॉइल भी लगाया और अपना जो ड्रॉवर था उस ड्रॉवर के अंदर उसको रख दिया इस प्रकार से। और ये जहाँ पे ये रखा था उसके नीचे एक फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने जब दूसरे दिन उसको निकाला, उसको देखा, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो भी डेवलप हो चुकी थी। जो कि ब्लैक होती है वो कहीं की जगह पर वाइट हो चुकी थी। या फिर फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, 2 अलग-अलग प्रकार की होती है। एक वाइट होती है जो डेवलप होने के बाद ब्लैक हो जाती है, और एक ब्लैक होती है जो डेवलप होने के बाद में वाइट हो जाती है, ठीक है। तो उनके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट थी, ऐसे मान लो उनके पास वाइट फोटोग्राफिक प्लेट थी जो कि डेवलप होकर ब्लैक उसके ऊपर धब्बे बन गए थे, ठीक है। तब उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि जो भी मैंने इसमें लपेटा है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर जो सिल्वर फॉइल थी उसको भी पार कर रहा है और मेरी फोटोग्राफी प्लेट को भी पार कर रहा है, क्योंकि तभी इसके ऊपर ये धब्बे इसके ऊपर आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर तब उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें जो भी पदार्थ था वो क्या कर रहा है, समय के साथ में विघटित हो रहा है, या फिर इससे कुछ प्रकार की किरणें से क्या निकल रही हैं, या फिर इससे कण निकल रहे हैं। उन्हीं कणों की वजह से क्या हो रही है, मेरी फोटोग्राफी प्लेट को डेवलपमेंट हुई है।
अब देखो, जब बेक्रेल ने इसका अध्ययन किया तो ये बिल्कुल ही एक्सीडेंटल था। तो देखो, वैसे जो जो डीके होता है किसी भी एटम में से, देखो वैसे तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, एकदम रैंडम प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये एक रैंडम है, बिल्कुल भी इसमें आप कभी भी बता नहीं सकते कि किसी भी नाभिक से कब कोई पार्टिकल निकलेगा, या बिल्कुल भी बता नहीं सकते। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये रैंडम प्रकार की प्रक्रिया है। और जो बीएससी कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में थे, उन्होंने रैंडम डीके वाला एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, डाइस वाला। वो क्यों करते हैं? तो क्योंकि उसमें जो क्षय आने की जो प्रक्रिया, जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो भी क्या एक प्रकार की रैंडम प्रक्रिया है, या फिर रैंडम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो हमारा जो नाभिक है उसके डिके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या एक प्रकार की रैंडम है। हम इसमें बता नहीं सकते कि कब कौन सा नाभिक विघटित होगा, या फिर कब कौन सा कण उसमें निकलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूरी है कि एक समय अंतराल के अंदर उसमें समय एक निश्चित जो पार्टिकल है वो उससे निकलेंगे। देखो, पार्टिकल जो है वो तीन प्रकार से, या फिर तीन प्रकार से डीके होता है। एक होता है अल्फा डीके, एक होता है बीटा डीके, एक होता है गामा डीके। इसके बारे में हम भी आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार इतना समझ लो कि अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके का मतलब वही होता है कि किसी नाभिक से हमारे पास जो धनायन, जो हीलियम है उसके नाभिक निकलते हैं, या फिर अल्फा कण उससे निकलते हैं। बीटा डीके का मतलब होता है कि उससे इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन निकलते हैं। देखो, पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन के जैसे ही कण होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। उनका मास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है। ये भी एक प्रकार का कण है, उसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। और जो गामा डीके है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फोटोन है वो उसमें से निकलते हैं। तो गामा डीके समझ में आया कि गामा डीके क्या होता है। गामा डीके के अंदर हमारा जो नाभिक है उससे अल्फा कण हमारे सॉरी अल्फा डीके जो है उसमें अल्फा कण हमारे निकलते हैं। जो बीटा डीके है उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं। और जो गामा डीके है उसमें हमारे पास फोटोन उसमें से निकलते हैं। इसके बारे में आगे भी अध्ययन करेंगे। अभी से इतना समझ लो कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव है हमारे पास पदार्थ, उसमें से तीन प्रकार का डीके होता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसको हम रदरफोर्ड सोडी का नियम भी कहते हैं। रदरफोर्ड सोडी का नियम, ये भी कभी कभी एग्जाम में नाम ऐसा आ जाता है कि रदरफोर्ड सोडी का नियम बताओ। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। ये एक सेम ही है। देखो, इस नियम के अनुसार लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है कि हम मान लेते हैं कि किसी टाइम टी के ऊपर हमारे पास जो हमारे पास सैंपल है उसमें जो कण है वो n है। ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास किसी टाइम t के ऊपर हमारे पास जो सैंपल है उसमें जो नाभिक है उसकी संख्या n है। तो इन नाभिकों में किसी एकांक समय में जो डिके होने वाले जो कण है वो प्रारंभिक हमारे पास जो सैंपल था उसके समानुपाती होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिके हुए, जो कमी आई, वो किसी भी समय, हमारा समय अंतराल हो गया डी टाई, ये क्या होता है, इसके समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रही है, कणों में कमी आ रही है। तो कमी के लिए हम क्या दर्शाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कण है, जो भी हमारे पास नाभिक है, यहाँ पर उसमें जो डिके हो रहा है सैंपल में से, जो डिके है किसी एकांक समय में डिके होने वाले जो कण है वो प्रारंभिक में जो कण है उसके समानुपाती होता है। यहाँ तक समझ में आया? इसको आप एक अलग तरीके से भी समझ सकते हो कि हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक पात्र है, उसमें हमारे पास किसी समय टी के ऊपर हमारे पास एन, उसमें हमारे पास नाभिक है। तो उसमें से डी टी टाइम के अंदर हमारे पास इसमें से डी एन जो नाभिक है वो क्या हो गए, विघटित हो गए। किसी टी टाइम के ऊपर इसमें एन नाभिक थे, तो डी टी समय के अंदर हमारे पास डी एन क्या हो गए, कण विघटित हो गए। तो ये जो डी टी है वो क्या होता है, सॉरी डी एन है, वो डी टी टाइम में क्या हुआ, विघटित हुए हैं। तो ये क्या होगा, प्रारंभिक के समानुपाती होता है। तो विघटन के लिए हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमने यहाँ पर लगाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से हम जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है, हमारे पास जो समानुपाती का जो चिन्ह है, उसको जब हम हटाएंगे तो यह जाएगा डी एन अपॉन डी टी बराबर लेमडा और एन। ये जो हमने लेमडा है इसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट।
या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इसको थोड़ा सा इसका समाकलन कर लेते हैं। जबकि टाइम जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक हम इसका समाकलन कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो सेम चर है उसको एक साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास dn/n बराबर माइनस लेमडा और dt। माइनस को मैं इधर लेके चला गया। अब इसका मैं समाकलन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा dn/n और ये हो जाएगा माइनस लेमडा और dt। अब यहाँ पर देखो लिमिट क्या रखेंगे, हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 समय के ऊपर हमारे जो पास सैंपल था उसमें हमारे पास जो कण थे वो थे n नोट, और किसी टाइम t के ऊपर हमारे पास जो कण थे वो थे n, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसका जो समाकलन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, n नोट से n तक हम जा रहे हैं, जहाँ की टाइम जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से t तक हमारा टाइम है। इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन आता है सबको, कोई दिक्कत नहीं है समाकलन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास ln n और इसको जो लिमिट होगी वो जाएगी n नोट से n बराबर माइनस लेमडा t और ये हो जाएगा 0 टू t, 0 टू t। यहाँ पर लिमिट रख दो। कई बच्चों को यही भी दिक्कत होती है कि आपने सर यहाँ पर ln क्यों लिखा है, तो ln का मतलब होता है log आधार e, log आधार e, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेस है, अगर हमारा बेस अगर 10 का होता तो हम सीधा log लिख देते और बस 10 लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आधार e है तो हम इसको ln से लिख देते हैं ताकि हमारे पास जो लिखने में आवश्यक जो सुविधाजनक हो। तो हो जाएगा ln, लिमिट रखेंगे पहले n माइनस ln n नोट बराबर माइनस लेमडा t, और जब लिमिट 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 0। तो अब देखो ये हमारा हो गया लॉग का। आपको डेफिनेशन पता है कि इसमें जोड़ो घटाव जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं, तो इस जगह ln n/n नोट बराबर माइनस लेमडा और t। ये ln है, इसका आधार e है, जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा n/n नोट और e माइनस लेमडा t। तो n नोट को मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा n नोट e माइनस लेमडा t। यही जो समीकरण है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं रदरफोर्ड सोडी समीकरण, रदरफोर्ड सोडी समीकरण या फिर रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन सर ऐसा कैसे आई है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कण है प्रारंभिक कण हमारे पास n नोट थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम में बढ़ोतरी हो रही है तो ये जो n है इनमें क्या हो रही है, ये एक्सपोनेंशियल कमी हो रही है, एक्सपोनेंशियल कमी हो रही है। एक्सपोनेंशियल कमी होने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर t है और ये मान लो n है, इनमें हम ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसको मैं आगे समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से होता है। जब n और n जो t और n में तो आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इस ग्राफ को भी आगे हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डीके की रेट क्या है, डीके की रेट हमारे पास क्या है, मतलब किस रेट से हमारा जो एटम सॉरी जो नाभिक है, जो हमारे पास सैंपल है, हमने नाभिक का सैंपल लिया है, वो किस रेट से हमारे पास डिके हो रहा है, वो हम रेट देख लेते हैं। देखो रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहली बात तो यहाँ पर क्या डिके हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव का चिन्ह तो आएगा ही आएगा। और डिके होने का मतलब क्या है कि किसी एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या या फिर सैंपल की
संख्या, तो ये हो जाएगी डी एन अपॉन डी टी, क्योंकि ये डी टी टाइम के अंदर हमारे पास डी एन हमारे पास क्या हो रहे हैं, कण क्षयित हो रहे हैं या फिर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में डी एन अपॉन डी टी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये जो n है इसका मान अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, डी टी के साथ में इसका अवकलन कर दूँ, तो ये हो जाएगा आर बराबर, देखो माइनस में पहले आएगा और एन नोट तो हमारे पास कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा ई के पावर लेमडा और टी। जब इसको करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस में लेमडा हमारे पास आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एन नोट लेमडा ई की पावर में माइनस लेमडा टी। देखो ये एन नोट और ये क्या है, किसके बराबर है, ये एन के बराबर है, तो हमारे पास जो डीके रेट है इसको लिख देता हूँ मैं लेमडा और एन के बराबर। ठीक है, ये हमारी एक समीकरण आ गई। तो इस समीकरण जो है इसको भी मैं यहाँ पे जो मान है इसको मैं लिख सकता हूँ आर नोट, तो इस समीकरण में इस प्रकार लिख सकता हूँ आर नोट ई की पावर में लेमडा टी। एक बात आप याद रखिएगा कि जो आर है किसी किसी जगह अगर यहाँ पर आपको ए से भी अगर रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो डीके रेट है इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी भी यही है, एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा डीके रेट है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब देखो एक्टिविटी जो है ये हमारी जो आर है एक्टिविटी है, इसका भी एक मात्रक होता है और इसका मात्रक हेनरी बेक्यूरेल के नाम पे दिया गया है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है बेक्यूरेल। आप इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि हमारी जो एक्टिविटी है इसका मात्रक होता है बेक्यूरेल। एक बेक्यूरेल का मतलब होता है 1 डीके पर सेकेंड। आप इसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लीजिए कि एक बेक्यूरेल का मतलब होता है 1 डीके पर सेकेंड। देखो एक हमारे पास एक और साइंटिस्ट थी जिनका नाम हमारे पास था क्यूरी, मैडम क्यूरी, सॉरी। ठीक है, देखो इनका जो पूरा नाम था उनका था मेरी क्यूरी, और भी इसका नाम था स्कोल डोवोका, जो भी थोड़ा सा हार्ड है प्रोनाउंस करने में, तो इनको हम एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं क्यूरी, मैडम क्यूरी। जो मैडम क्यूरी थी ये खुद और इनके हस्बैंड दोनों क्या कर रहे थे, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उनके ऊपर अध्ययन कर रहे थे, तो उनको अध्ययन में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, और इनकी भी जो डेथ है वो भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से हो गई थी, और इनको एक बीमारी हो गई थी जिसमें इनका जो शरीर में जो खून है उनका बनना बंद हो गया था। और बेक्यूरेल जो है उनकी भी मौत रेडियोएक्टिव पदार्थों से ही हो गई थी, तो उनके ऊपर शरीर के जो ऊपर जो जब ये मर गए थे तो उनके शरीर के ऊपर काफ़ी बहुत ज़्यादा घावों के निशान थे। तो अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रेडिएशन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा आप जब भी किसी रेडियो पदार्थ के संपर्क में आते हैं। मैडम क्यूरी के आधार पर भी हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्टिविटी है उसको मात्रक को हम लिखते हैं। देखो आजकल हम बेक्यूरेल को इतना ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं मात्रक के रूप में, लेकिन जो क्यूरी है इसको हम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं। और एक जो क्यूरी है या फिर इसको हम 1 CI भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो ये जो बराबर होता है वो होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बेक्यूरल, और बेक्यूरल को हम बी और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेक्यूरल का मतलब होता है डीके पर सेकेंड। ठीक है, तो एक क्यूरी का मतलब ये हो गया कि 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीके पर सेकेंड। आप इसको भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी रेडियोएक्टिव हमारा जो पदार्थ है उसके लिए हाफ लाइफ क्या होगी।
देखो, अब हमें हाफ लाइफ इसकी क्यों ज्ञात करने की हमारे पास आवश्यकता पड़ी। तो हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं जो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर पहले तो विद्यमान थे, लेकिन आज विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो एवरेज लाइफ है या फिर हाफ लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा कम थी। जिनके लिए एग्जांपल हमारे पास है ट्राइटियम और पोलोनियम, और सॉरी पोलोनियम नहीं, प्लूटोनियम। ये कुछ ऐसे प्रकार के पदार्थ हैं जिनकी जो हाफ लाइफ है वो यूनिवर्स के भी हाफ लाइफ के लगभग जब से जन्म हुआ है उससे भी कम थी। तो आज से ये बहुत अरबों साल पहले या फिर कुछ हजारों साल पहले इनका पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। तो आज ये पृथ्वी पर पाए नहीं जाते हैं, लेकिन इनको हम कृत्रिम रूप से इनको हम बना सकते हैं। ठीक है। तो प्लूटोनियम भी एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा रेडियोएक्टिव पदार्थ है, जिसको हम बहुत सारे चीज़ों में हम काम में लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनकी हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ ये होती है जब हमारा जो पदार्थ है एन नोट, ये क्या हो जाए, ये अपना आधा हो जाए, वो टाइम जिसके ऊपर ये अपना आधा हो जाए, एन नोट बटा 2 हो जाए। तो अब यहाँ पर जो टी होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी बाई हाफ से। आपको समझ में आया कि हाफ लाइफ वो समय होगा या फिर वो टाइम है जब हमारा जो सैंपल है वो अपना आधा हो जाए। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, n बराबर n नोट e की पावर लेमडा टी। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हम ये दोनों मान रख देंगे, n का मान n नोट बाई 2 और t की जगह रख देंगे t हाफ। तो यह जाएगा n नोट बाई 2 बराबर n नोट e की पावर माइनस लेमडा और t हाफ। जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का मान यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर सोल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप इसको सोल्व कर सकें। तो टी हाफ बराबर आ जाएगा log 2 बट्टा लेमडा। आप करके देख लेना कि आता है कि नहीं आता है। तो ln जो 2 है इसका मान होता है 0.693 अपॉन लेमडा। तो आपको सीधा ये याद रखना है कि टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा क्या है यहाँ पर, यह है डीके कांस्टेंट। हमने यहाँ पर हाफ लाइफ का मान याद कर लिया। तो हाफ लाइफ में हमने देखा कि जो हाफ लाइफ है वो किसी भी पदार्थ के उनके कणों की संख्या पर सैंपल का कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसके जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, उनके ऊपर किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ हमारा जो पदार्थ है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। आप सिर्फ इतना याद रखें, ये जो रेडियोएक्टिविटी है उसमें प्रत्येक जो चीज़ है वो उसके नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है। अब हम एक अन्य पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जिसको हम बोलेंगे एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे मीन लाइफ। एवरेज लाइफ या मीन लाइफ का मतलब क्या है, देखो हमने सबसे पहले ये बताया था कि जो रेडियोएक्टिविटी है जो है वो क्या रैंडम प्रकार की हमारे पास प्रक्रिया है या प्रोबेबिलिटी है, जिसमें हमें पता नहीं होता कि कौन सा कण कब हमारा डिके होगा। तो हम इसको एक नया नाम जिसको बोलेंगे एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। इसका मतलब क्या है, जैसे हम ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास जो सैंपल है यहाँ पे जो पदार्थ है वो T2 T प्लस डेल्टा T टाइम के अंदर कितना डिके होता है, T से लेके T प्लस डी टाइम में कितना डिके होता है। हम ये जानते हैं कि हमारे जो डिके की जो रेट है वो है R। डिके रेट कितनी है, R है। तो यहाँ पर देखो T से लेके T प्लस डी टी टाइम में कितना डिके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिके R डी टी डिके हो जाएगा। तो R का मान हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है n नॉट e की पावर लेमडा टी और dt। तो dt टाइम के अंदर हमारे पास इतना जो हमारा पदार्थ है वो डिके हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो डिके हुआ है इनकी ये कम से कम t टाइम तक तो जिंदा रहे हैं। जिंदा रहने का मतलब क्या है कि t टाइम तक कम से कम तो ये डिके ये उसमें रहे हैं, पदार्थ के अंदर रहे हैं। t टाइम तो इनका लाइफ थी पहले,
कम से कम तो टी टाइम तो थी ना, लेकिन ये जो है टी टाइम के बाद में डी टी टाइम के अंदर डिके हुए हैं। ये कब टिके हुए हैं? ये डी टाइम के अंदर डिके हुए हैं। तो इनकी जो लाइफ है, जो टोटल लाइफ है, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास लेमडा एम नोट, सॉरी एन नोट और डी टी, और सॉरी इसको मैं टी पहले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये इन सबकी टोटल हमारे पास लाइफ हो जाएगी। तो टोटल लाइफ हमारे पास इतनी हुई। अगर हमें अब मीन लाइफ निकालनी हो तो क्या कर देंगे? ये सारे जितने भी कण थे हमारे पास जो डिके हुए हैं, उनकी लाइफ है। तो अब हमारे पास जो एवरेज लाइफ है, जिसको मैं टो से लिख देता हूँ। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल की लाइफ अपॉन जितने में हमारे पास कण थे। तो यहाँ पर हो जाएंगे टी लेमडा एन नॉट ई की पावर लेमडा टी और डेल्टा टी अपॉन एन नॉट। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर पूरे पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? जो डी टी है इसका हम समाकलन कर देंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्यों? यहाँ पर टाइम हम कहाँ से ले रहे हैं? 0 से लेके जब तक अनंत तक हमारे पास टाइम चल रहा है। तो ये जो डेल्टा है वो हमारा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास मान आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा। तो टो है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा के बराबर। ये हमारा है एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। एवरेज या फिर मीन लाइफ को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि एवरेज लाइफ या मीन लाइफ किसी पदार्थ के लिए वो होती है जब वो अपने प्रारंभिक मान का 1 अपॉन ई भाग ही शेष रहता है। 1 अपॉन ई का मतलब होता है 37% शेष रहता है। 37% शेष रहने का मतलब ये हो गया कि इसका 1 माइनस 1 अपॉन ई भाग खर्च हो चुका है या फिर डीके हो चुका है। ये हमारा है रिमेनिंग भाग और ये हमारा है डीके वाला भाग। और 1 माइनस 1/63 का मतलब, यह उसका मतलब हो गया 0.63 और ये इसका मतलब होता है 0.37। इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63%। तो एवरेज लाइफ किसी भी पदार्थ का वो टाइम होता है जिस टाइम के ऊपर वो पदार्थ अपना 63% भाग खो चुका होता है, वह डीके हो चुका होता है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही, और अगले लेक्चर के अंदर हम एल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आपके किसी भी समस्या का समाधान कर सकें।